अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो यहाँ पर हम ये 7वीं जमात का ज्योग्राफिया का ये सबक नंबर 7 जिसका नाम है मिट्टी, आज हम इसी के सवाल जवाब पूरे हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख और सियासियत, 9वीं जमात का उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख और सियासियत, 8वीं जमात का ज्योग्राफिया और तारीख, अभी सियासियत का भी डालने वाली हूँ, और 7वीं जमात का ज्योग्राफिया और तारीख और सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है, आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। तो अभी चलिए हम शुरू करते हैं। और मेरा 11th स्टैंडर्ड में भी एक्सीलेंस क्लासेस नाम का चैनल है जिसमें मैं MCQ सॉल्व कराती हूँ बायोलॉजी के। तो आपके अगर बड़े भाई बहन होंगे जिन्हें 11th में पढ़ रहे होंगे तो उन्हें ज़रूरत है तो मेरे चैनल से ज़रूर इस्तेफादा करें, उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबक के, यानी मिट्टी के बारे में सभी सवाल जवाब हल करते हैं। तो दरसी किताब में सवाल दिए गए हैं 1, 2, 3 और सिर्फ 4, लेकिन हम आपको इसी लेसन के मुतालिक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मालूमात के साथ सवालात को हल करेंगे जो कि दरसी किताब के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ दरसी किताब का सवाल नंबर 1 के दर्ज से जदुल मुकम्मल करिए। तो अवामिल क्या क्या है, मौरूसी चट्टान है और मिट्टी की तश्कील में इनका किरदार क्या क्या है। तो हम यहाँ पे सारे अवामिल के बारे में और उनकी तश्कील में उनका किरदार क्या है जानेंगे। सबसे पहले है मौरूसी चट्टान। मौरूसी चट्टान यानी कि झीज यानी तख्तीर पर मिट्टी की किस्म का तयीन होता है, ये जवाब है। दूसरा है इलाकाई आबो हवा। तो यहाँ पे इलाकाई आबो हवा के मुताबिक मिट्टी की तश्कील के लिए जरूरी मौरूसी चट्टान की झीज यानी तख्तीर के अमल की शिद्दत का तयीन होता है। अब यहाँ पर है अवामिल नामियाती खाद। नामियाती खाद के जरिए मिट्टी में pH की कदर को मुतवाजन रखा जा सकता है। अब यहाँ पे अवामिल है खुर्दबैनी जानदार और मिट्टी की तश्कील में उनका किरदार है कि खुर्दबैनी जानदारों के जरिए मुर्दा नबातात और हैवानात की तजज़ियाकारी होती है और इससे मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब मुतय्यन होता है। अब यहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि क्वेश्चन में से मुनासिब मुतबादल चुनकर खाना पूरी करिए। पहला है कि महाराष्ट्र के जिला उस्मानाबाद में डैश मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, रिगुर मिट्टी पाई जाती है। दूसरा सवाल है कि महाराष्ट्र के जिला डैश में जाम्बनी मिट्टी पाई जाती है। तो ये रायगढ़ में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तीसरा सवाल है कि रियासत मध्य प्रदेश में पानी की नक्काशी वाली मिट्टी में डैश की फसल उगाई जाती है। तो कौन सी, आलू की फसल उगाई जाती है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है और यहाँ पे सभी जवाबात भी दे रखे हैं, आप इसे नोट कर लें। एक्स्ट्रा मालूमात में मैं यहाँ सवाल दे रही हूँ कि लिखिए कि दर्ज झेल बयानात सही है या गलत। सही या गलत बताना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है महाराष्ट्र में दक्कन की सतह मुर्तफा पर रीगर मिट्टी पाई जाती है। तो ये सही है। तो मैंने यहाँ पे निशान सही का लगाया है, लेकिन आपको लिखना है इस तरह का सही। अब यहाँ पे दूसरा है सवाल कोकन की साहिली पट्टी के इलाके में बड़े पैमाने पर जवार की फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने निशान दिया है गलत, लेकिन गलत की जगह आपको लिखना है इस तरह का गलत। तीसरा सवाल है रियासत केरला के बाशिंदों की ग़िज़ा में खास तौर पर चावल से तैयार की गई अशिया शामिल है। तो ये जवाब सही है। चौथा है यहाँ पर महाराष्ट्र का जिला बीड़ सीताफल यानी शरीफा की पैदावार के लिए मशहूर है। तो ये जवाब सही है। अब यहाँ पर पांचवा सवाल है कि दरख्त लगाने से मिट्टी की झीज कम होती है। तो जवाब है सही। तो यहाँ पे नीचे भी देखिए मैंने सारे जवाब दे रखे हैं, आप इसे नोट कर लें। अब यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन है हमारे पास, झील की हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। तो सवाल पहला है कि जनूबी भारत में तांबे के रंग की मिट्टी किन बुनियादी यानी मौरूसी चट्टानों से तैयार होती है। तो जवाब है जनूबी भारत में तांबे के रंग की मिट्टी ग्रेनाइट और नीस बुनियादी चट्टानों से तैयार होती है।
दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र में बसाल्ट चट्टानों की फरसूदगी से कौन सी मिट्टी तैयार होती है? तो जवाब है यहाँ पर महाराष्ट्र में बसाल्ट चट्टानों की फरसूदगी से जाम्बी मिट्टी तैयार होती है। तीसरा सवाल है यहाँ पे, ह्यूमस किसे कहते हैं? तो जवाब है मिट्टी में शामिल सड़े गले हयाती मादे को ह्यूमस कहते हैं। चौथा सवाल है कि महाराष्ट्र का जिला सिंधुदुर्ग किस पैदावार के लिए मशहूर है? तो जवाब है महाराष्ट्र का जिला सिंधुदुर्ग हापुस आम के लिए मशहूर है। पांचवा सवाल है, महाराष्ट्र का कौन सा जिला संतरे के पैदावार के लिए मशहूर है? तो जवाब है महाराष्ट्र का जिला नागपुर संतरे की पैदावार के लिए मशहूर है। तो यहाँ पे एक जुमले के सब जवाबात मुकम्मल हुए। अब दरसी किताब का ये सवाल नंबर है 2, ऐसा किस वजह से होता है, आपको ये बताना है। तो पहला सवाल है कि सह्याद्री की मगरबी हिस्से में बसाल्ट चट्टानों से जाम्बी मिट्टी तैयार होती है। तो जवाब है यहाँ पर, इसकी वजूहात के साथ हम देंगे। यहाँ पर जवाब है कि पहला पॉइंट, सह्याद्री की मगरबी हिस्से में कोकन के इलाके में बारिश का तनासुब ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है, इस हिस्से में आबो हवा मरतूब है। तीसरा है कि इस वजह से इस हिस्से में बुनियादी चट्टान बसाल्ट के बड़े पैमाने पर झीज होकर उससे जाम्बी मिट्टी तैयार होती है। इसी का चौथा पॉइंट है कि इस तरह के सह्याद्री के मगरबी हिस्से में बसाल्ट चट्टान से जाम्बी मिट्टी तैयार होती है। अब यहाँ पर हमारा देखिए सवाल दूसरा है कि मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बढ़ता है। तो यहाँ पे दूसरे का जवाब है कि मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बढ़ता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि खेती के लिए गोबर खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद जैसी नामियाती खादें इस्तेमाल करने से मिट्टी में पीएच की कदर का मुतवाजन रखा जाता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इस तवाजन की वजह से मिट्टी में खुर्दबैनी जानदारों की तादाद बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है कि इन खुर्दबैनी जानदारों की वजह से नबातात की जड़ों और खस्म खाश हैवानात की मुर्दा अजसाम वगैरह की तजज़िया कारी होती है। इस तरह के सड़े गले हयाती मादे को ह्यूमस कहते हैं। चौथा पॉइंट है, इस तरह नामियाती खादों का इस्तेमाल बढ़ाने से मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बढ़ता है। अगला सवाल है तीसरा, इस्तवाई आबो हवा के खित्ते में मिट्टी बनने का अमल बहुत तेज होता है। अब ये देखिए तीसरे का जवाब का नंबर 1 है कि अस्तवाई खित्ते में साल भर तकरीबन 27 दर्जे सेल्सियस से 30 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत रहता है। दूसरा पॉइंट है, इस खित्ते में साल भर बारिश होती है। यहाँ बारिश का तनासुब तकरीबन 2000 से 3000 मिलीमीटर होता है। तीसरा पॉइंट है, ज्यादा दर्जे हरारत और ज्यादा बारिश वाले इस खित्ते में मिट्टी तैयार होने का अमल तेज रफ्तारी से होता है। चौथा पॉइंट है, इस खर्च से ज्यादा बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत की वजह से अस्तवाई आबो हवा के खित्ते में मिट्टी बनने का अमल बहुत तेज होता है। चौथा सवाल है यहाँ पर हमारा, मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे का जवाब है कि मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है, खेती की पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा करने के लिए आबपाशी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि हद से ज्यादा आबपाशी की दर्जे से वजह से जमीन के अंदर मौजूद नमक ऊपर आ जाता है और मिट्टी खारी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि इस तरह हद से ज्यादा आबपाशी की वजह से मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर पांचवा, कोकन के लोगों की गिजा में चावल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि कोकन की गर्म और मरतूब आबो हवा, गांव की मिट्टी और भरपूर बारिश चावल की फसल के लिए साजगार अवामिल है। इस वजह से कोकन में चावल की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। दूसरा पॉइंट है, मुकामी पैदावार के मुताबिक इंसान की गिजा का तयीन होता है। इस वजह से कोकन के लोगों की गिजा में चावल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब अगला सवाल है यहाँ पर छठा, मिट्टी की झीज होती है। तो छठा यहाँ पे जवाब हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, बारिश के पानी और नदी के बहाव के साथ मिट्टी की परत बह जाती है। इसी का दूसरा पॉइंट है कि तेज हवाओं से भी मिट्टी परत बह जाती है। तीसरा पॉइंट है, जमीन की शदीद ढलान की वजह से मिट्टी की झीज होती है। चौथा पॉइंट है, इस तरह बहते पानी, हवा और तब भी साख्ती तनु और आब का हवा वगैरह अवामिल की वजह से मिट्टी की झीज होती है। अब यहाँ पर आखिरी सवाल है सातवां, मिट्टी का ज्वाल होता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है, खेतों से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए केमियाई खाद
जरासीम कश दवाएं, कीड़े मार दवाएं और आबपाशी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि केमियाई मादों की हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी के कुव्वत बख्श मादे कम हो जाते हैं, मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब कम हो जाता है और मिट्टी में पीएच की कदर का तवाजन बिगड़ जाता है। तीसरा पॉइंट है हद से ज्यादा आबपाशी की वजह से मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है, इस वजह से मिट्टी की सेहत बिगड़ जाती है। चौथा पॉइंट है कि इस तरह केमियाई मादों, खादों और आबपाशी की हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी का जवाल होता है। अब अगला यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारा कि दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो ये दरसी किताब के अंदर तो बातें हैं, लेकिन दरसी किताब में ये सवाल आपके लिए नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये जवाब आपके लिए बनाया है। जवाब का पहला पॉइंट कि कदीम जमाने में, पहले सवाल है कि मिट्टी और कदीम तहजीबों के आगाज का ताल्लुक वाज़ेह कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि कदीम जमाने में इंसान को ये समझ में आया कि जमीन में बीज डालने पर फसल उगती है, इस वजह से इंसान ने कदीम जमाने ही से मिट्टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान की समझ में ये बात आई कि नदी के किनारे की जरखेजी मिट्टी में फसल ज्यादा अच्छी आती है। तीसरा पॉइंट है इस वजह से इंसान नदी के किनारे के इलाके में अजतमाही शक्ल में रहने लगा। चौथा पॉइंट है इस तरह आगे चलकर नदी के किनारे के इलाके में कदीम इंसानी तहजीब का आगाज हुआ, मसलन सिंध, हड़प्पा वगैरह जो है बसे। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि मुल्क यानी खित्ते में जरखेज जमीन के ना होने के नुकसानात बयान कीजिए। तो जवाब है कि मुल्क के खित्ते जरखेज जमीन के ना होने के दर्ज झेल नुकसानात हैं। पहला पॉइंट है कि जिस मुल्क में खेती के काबिल जरखेज मिट्टी नहीं है, उसे अपने पड़ोसी मुल्कों से अनाज दरामद करने, अपनी गिजा जरूरत पूरी करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है मसलन सऊदी अरबिया, कतर, अम्मान वगैरह मुल्क अपनी अनाज की जरूरतें चीन, भारत और अमेरिका मुल्कों से अनाज दरामद करके पूरी करते हैं। तीसरा पॉइंट है मुल्क और खित्ते में जरखेज जमीन ना होने से ज़राअत और दीगर सन्नतों की तरक्की तेजी से नहीं होती, इसीलिए ऐसे मुल्कों यानी खित्तों की तरक्की सुस्त रफ्तारी से होती है। अब एक्स्ट्रा सवाल इसमें हमारा तीसरा है कि मुल्क और खित्ते में जरखेज जमीन के होने के फायदे बयान कीजिए। तो जवाब है यहाँ पे पहला पॉइंट कि जिस मुल्क में जरखेज जमीन होती है वो मुल्क अनाज के लिहाज से खुद कुफैल होता है। दूसरा पॉइंट है कि उस वजह से ऐसे मुल्कों यानी खित्तों में इंसानी बस्ती की मरकूजियत दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट है ऐसे मुल्कों में जर्री पैदावार मबनी पेशे तरक्की करते हैं। चौथा पॉइंट है मसलन गन्ने की पैदावार के इलाके में शक्कर के कारखाने, फलों की पैदावार के इलाकों में फलों के मुख्तलिफ अशिया बनाने की सनत वगैरह। पांचवा पॉइंट है ऐसे मुल्कों यानी खित्तों की तरक्की तेज रफ्तार से होती है। अब चौथा यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा सवाल है कि जर्राती मिट्टी और आम मिट्टी के फर्क को वाज़ेह कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट है जवाब का जर्राती मिट्टी में फरसूदगी से तैयार होने वाली चट्टानी रेजे, मुकम्मल या नामुकम्मल सड़ी हुई नामियाती अशिया और बेशुमार खुर्दबैनी जानदार शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है जर्राती मिट्टी में मौजूद कई जानदार वगैरह जानदार अज्जा में मुसलसल बाहमी ताफल और जारी रहता है। तीसरा है पॉइंट जर्राती मिट्टी में एक मुकम्मल निजाम पाया जाता है। चौथा पॉइंट है इसके बरक्स आम मिट्टी सिर्फ एक शय या एक मादा है। पांचवा है पॉइंट इसलिए किसान जिसे इस्तेमाल करता है वो जर्राती मिट्टी कहलाता है और कुम्हार जिस शय को इस्तेमाल करता है उसे आम मिट्टी कहते हैं। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 3, मालूमात लिखिए। तो पहला मालूमात लिखना है मिट्टी के तहफ्फुज के इक़दामात। तो देखिए जवाब है यहाँ पे मिट्टी के तहफ्फुज के इक़दामात हस्बे झेल है। पहला है कि दरख्त लगाना मिट्टी के तहफ्फुज का अहम इक़दाम है। दरख्त लगाने की वजह से हवाओं की रफ्तार पर काबू पाया जा सकता है। हवा की वजह से होने वाली मिट्टी की झीज रुक जाती है। नबातात की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं, इसी वजह से मिट्टी की झीज रुक जाती है। और इसका दूसरा पॉइंट है कि मुतवाजी नालियां, अब ढलवान वाली जमीन पर तवातर से मुतवाजी नालियां खोद कर मिट्टी का तहफ्फुज किया जाता है। मुतवाजी नालियां मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर खोदने की वजह से ढलवान पर आने वाले पानी की रफ्तार कम हो जाती है और इस वजह से मिट्टी की झीज यानी अरियां कारी रुक जाती है। इन नालियों की वजह से रुके हुए पानी को जमीन में जज्ब होने में मदद मिलती है। इसके अलावा जेर जमीन पानी के सतह में इजाफा होने में भी मदद होती है। अगला सवाल है 2,
नामियाती अशिया। अब देखिए यहाँ पर नहीं, अभी तो हमारा इसका आगे का पॉइंट है तीसरा, आबगिर इलाके के इर्तिका का मंसूबा। मिट्टी के तहफ्फुज के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने आबगिर इलाके के इर्तिका के मंसूबे के तहत देही इलाकों में खेतों की ढलवानों की सिमत में पुश्ते तामीर करने का प्रोग्राम जारी रखा है। इसकी वजह से पानी रोकिए और पानी जज्ब कीजिए मंसूबा भी बहुत कामयाब हुआ है। जेर जमीन पानी की सतह में इजाफा करने की कोशिशों के साथ साथ मिट्टी की झींच भी कमी आई है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि पुरआब इलाका यानी मंसूबा। मिट्टी के तहफ्फुज के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने हाल ही में पुरआब इलाका यानी मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे के तहत खेतों में पश्ते बनाने, छोटे छोटे नालों में बहने वाली पानी को रोकने, नालों को आपस में जोड़ने जैसे काम बड़े पैमाने पर जारी है। इसका अगला सवाल यहाँ पे है दूसरा, अभी यहाँ पे दूसरा सवाल नामियाती अशिया। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा सवाल चालू हो गया हमारा, नामियाती अशिया। तो जवाब का पहला पॉइंट है गोबर खाद, केचुआ, कंपोस्ट खाद वगैरह नामियाती खादें हैं। दूसरा पॉइंट है जिस मिट्टी में खेती के लिए खादों का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से केचुआ, हजारपा, दीमक, गोजर, चींटियां वगैरह छोटे छोटे जानदारों का तनासुब ज्यादा होता है। तीसरा है यहाँ पे ये जानदार नबातात की जड़ों, खस व खाशात जानवरों के मुर्दा अज्साम वगैरह का तज्जिया करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बढ़ जाता है और मिट्टी की जरखेजी कायम रहती है। चौथा पॉइंट है इस वजह से खेती के लिए नामियाती खादों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब अगला है यहाँ पर दूसरा सवाल था हमारा और उसका ये, अब यहाँ पे तीसरा सवाल है क्या खेत की मिट्टी एक मखसूस फसल हासिल करने के काबिल है? इसकी मालूमात हासिल करने का मरकज। अब यहाँ पर देखेंगे नबाताती जिंदगी में मिट्टी की अहमियत। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि जमीन पर हयाती कुर्रे में अहम जुज नबातात हैं। दूसरा है कि नबातात की पैदाइश, नशोनुमा और सहारा देने के लिए मिट्टी को गैर मामूली अहमियत हासिल है। तीसरा पॉइंट है सिर्फ साजगार आबो हवा, भरपूर पानी और सूरज की रोशनी मुहैया होने पर ही नबातात फल फूल नहीं सकते। और चौथा है पॉइंट मिट्टी और नबाताती जिंदगी के ताल्लुक को दर्ज झेल नुकात की मदद से समझा जा सकता है। अलिफ में हम देखेंगे जरखेज मिट्टी और नबाताती जिंदगी। तो जरखेज मिट्टी में नबातात की नशोनुमा के लिए जरूरी ग़िज़ाई अज्जा बड़े पैमाने पर मौजूद होते हैं। इस वजह से जिस इलाके में जरखेज मिट्टी पाई जाती है वो इलाका नबातात से मालामाल होता है, मसलन अस्तवाई खित्ता। अब बे में हम देखेंगे जरखेजी मिट्टी और नबाताती जिंदगी। जो मिट्टी जरखेज नहीं होती इसमें नबातात की नशोनुमा के लिए जरूरी ग़िज़ाई अज्जा का तनासुब बहुत कम होता है। इस वजह से जिस इलाके में जरखेज मिट्टी नहीं होती वहां नबातात कलील तादाद में पाई जाती है, मसलन रेगिस्तान खित्ता। अब जीम में देखेंगे मिट्टी की कमी। जिस इलाके में मिट्टी कम पाई जाती है वहां नबाताती जिंदगी का फिकदान होता है, मसलन कुतबी इलाका। अब अगला सवाल है यहाँ पर चौथा, नबाताती जिंदगी में मिट्टी की अहमियत। अब यहाँ पर हम देखेंगे नबाताती जिंदगी में मिट्टी की अहमियत जो हमने अभी जाना चौथा का। तीसरे का सवाल ये वाला था और यहाँ पर हमारे ये पूरे हो गए। अब अगला सवाल है यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि मिट्टी की तश्कील के लिए जरूरी अवामिल की मालूमात लिखिए। जवाब है कि मिट्टी की तश्कील के लिए बुनियादी यानी मौरूसी चट्टानी इलाका, आबो हवा, हयाती अज्जा और जमीन की ढलान और मुद्दत यानी अरसा वगैरह अवामिल की जरूरत होती है। दर्ज झेल तमाम अवामिल की मुश्तरका अमल से मिट्टी तैयार होती है। इसका पहला पॉइंट है मौरूसी बुनियादी चट्टान। इलाके की मौरूसी चट्टानें मिट्टी की तश्कील में अहम आमिल हैं।
होती है। इलाके की आबो हवा और मौरूसी चट्टानों की सख्ती के मुताबिक चट्टानों की फरसुदगी होती है। इस वजह से चट्टानों के सफूफ में तब्दील हो जाने पर मिट्टी वजूद में आती है। मसलन महाराष्ट्र में दक्कन की सतह मुर्तफा पर बसाल्ट चट्टान की फरसुदगी होने पर काली मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी को रीगुर मिट्टी कहते हैं। जनूबी भारत में ग्रेनाइट और नीस मौरूसी चट्टान की फरसुदगी के सबब सुर्ख मिट्टी तैयार होती है। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट की इलाकाई आबो हवा। किसी इलाके की आबो हवा ही चट्टानों की फरसुदगी के अमल की शिद्दत को मुतय्यन करती है। एक ही मौरूसी चट्टान पर आबो हवा के फर्क की वजह से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी तैयार होती है। मसलन सह्याद्री की मगरबी हिस्से में मरतूब आबो हवा की वजह से बसाल्ट चट्टानों की तख्तीर के सबब जाम्बी यानी लिस्ट्राइट की मिट्टी तैयार होती है। इसके बरक्स सह्याद्री के मशरकी हिस्से में दक्कन की सतह मुर्तफा की खुश्क आबो हवा की वजह से बसाल्ट चट्टानों की फरसुदगी के सबब रीगुर मिट्टी तैयार होती है। अब यहाँ मुफस्सिल जवाब के लिए हमारे पास दूसरा यहाँ पे है इलाकाई आबो हवा। अभी हमने इलाकाई आबो हवा के बारे में पढ़ लिया है, यानी ये हमारा हो गया है। तीसरा है हयातियाती अज्जा। मिट्टी में चट्टानों की रिजों की साथ हयाती अज्जा की आमेजिश निहायत ज़रूरी है। ये हयाती अज्जा इलाके की नबातात और हैवानात को मुर्दा अजसाम की तजज़ियाकारी के सबब मिट्टी में मिलते हैं। तजज़िया शुदा हयाती मादे को ह्यूमिस कहते हैं। मिट्टी में ह्यूमिस का तनासुब ज्यादा हो तो मिट्टी ज्यादा जरखेज बन जाती है। कई छोटे छोटे जानदारों के जरिए तजज़ियाकारी का अमल अंजाम पाता है। चौथा है यहाँ पे मुद्दत यानी अरसा। मिट्टी बनने का अमल निहायत सुस्त रफ्तारी से होता रहता है। आला दर्जे की मिट्टी के 2.5 सिम की तय बनने में हजारों साल का अरसा लग जाता है। ज्यादा दर्जे हरारत और ज्यादा बारिश वाले इलाकों में मिट्टी बनने का अमल तेजी से होता है। इसके बरखिलाफ कम दर्जे हरारत और कम बारिश वाले इलाकों में मिट्टी बनने के अमल ज्यादा वक्त लगता है। अगला यहाँ पे सवाल है, महाराष्ट्र की मोटी खुश्क मिट्टी और काली मिट्टी, इन दो किस्म की मिट्टी की वजाहत कीजिए। तो यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है कि मोटी खुश्क मिट्टी फरसुदगी के अमल और कम बारिश की वजह से मोटी खुश्क मिट्टी तैयार होती है। महाराष्ट्र में दक्कन की सतह मुर्तफा की मगरबी हिस्से में घाट की बुलंदी पर यह मिट्टी पाई जाती है। मसलन अजंता, बालाघाट और महादेव की पहाड़ियों की बुलंदी पर यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब ज्यादा होता है। अब यहाँ दूसरा है पॉइंट काली मिट्टी। तो ये मिट्टी रेगुर मिट्टी या काली कपास की मिट्टी के नाम से भी मारूफ है। ये मिट्टी औसत बारिश वाले इलाकों में पाई जाती है। नदी की वादियों में, गाल के मैदानी इलाके में और पहाड़ी की वादी के हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। दक्कन की सतह मुर्तफा के मगरबी हिस्से में इंतहाई सयाह और मशरकी हिस्से यानी विदर्भ में औसत सयाह, ये दो किस्म की मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टी में हयाती अज्जा की मुकदार कम होती है। अगला सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में तीसरा, महाराष्ट्र में जाम्बी मिट्टी, साहिली पट्टी के दलदली मिट्टी और जर्दी माइल मिट्टी, मटियाली मिट्टी की मालूमात लिखिए। तो जवाब है यहाँ पे पहला कि जाम्बी मिट्टी कोय सह्याद्री के मगरिब में वाक़ कोकन की साहिली पट्टी और मशरिक विदर्भ में जाम्बी मिट्टी पाई जाती है। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में चट्टानों की झीज बड़े पैमाने पर होती है। इस वजह से मौरूसी चट्टानें खुल जाती हैं। ऐसी चट्टानों में मौजूद लोहा फिजा की ऑक्सीजन गैस से आमेज होकर केमियाई अमल में गुजरता है, जिसकी वजह से जाम्बी मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी का रंग सुर्ख यानी तांबे जैसा होता है। दूसरा है यहाँ पे साहिली पट्टी की दलदली मिट्टी। कोकन की बहुत सी नदियां तवील नहीं है लेकिन तेज रफ्तारी से बहती हैं। इस वजह से बहकर आने वाला कीचड़ यानी गाद नदी के दहाने पर जमा हो जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र के मगरबी साहिली इलाके में नदियों के दहानों पर साहिली पट्टी की दलदली यानी गाद वाली मिट्टी तैयार होती है। मसलन धर्मतर और पनवेल के इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है यहाँ पे जर्दी माइल मटियाली मिट्टी। बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाकों में जर्दी माइल मटियाली यानी तपकीरी मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी बहुत ज्यादा जरखेज नहीं होती, इसीलिए जर्रात के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल कम होता है। चंद्रपुर और भंडारा जिलों के मशरकी हिस्से में और सह्याद्री के पहाड़ों हिस्से में खास तौर पर ये मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम दे रहे हैं ये नक्शा। तो यहाँ पर है कि नक्शे से दोस्ती, दर्ज झेल नक्शे का बगौर मुशाहिदा कीजिए
और दर्ज झेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो बच्चों ये दरसी किताब में नक्शा दिया हुआ है, इसी बेसिस पे हमारे पास कुछ सवालात हैं और सवालात के साथ उसके जवाबात भी हैं। तो ये है 7.2 की शक्ल, महाराष्ट्र, मिट्टी की अहम किस्में और आमोदी तकसीम। सवाल 1 है यहाँ पर, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा जमीनी इलाका किस किस्म की मिट्टी से घिरा हुआ है? तो जवाब है कि महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा जमीनी इलाका काली यानी रेगुर मिट्टी से घिरा हुआ है। दूसरा सवाल है कि जाम्बी मिट्टी किन किन इलाकों में पाई जाती है? तो जवाब है कोहे सह्याद्री की मगरिब में वाक़ कोकन की साहिली पट्टी और मशरकी विदर्भ में जाम्बी मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है सवाल, महाराष्ट्र के दरियाओं की वादियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जवाब है कि महाराष्ट्र के दरियाओं की वादियों में काली यानी रेगुर मिट्टी पाई जाती है। चौथा सवाल, कोहे सह्याद्री के इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जवाब है कि कोहे सह्याद्री के इलाके में जर्दी, मायल, मटियाली मिट्टी पाई जाती है। पांचवा सवाल, सैलाबी यानी गाद की मिट्टी किन इलाकों में पाई जाती है? तो जवाब है कोकन की साहिली पट्टी के इलाके में नदियों के दहानों पर सैलाबी यानी गाद की मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है छठा, ऐसी 3 जिलों के नाम लिखिए जिनमें जाम्बी मिट्टी पाई जाती है। तो जवाब है कि ऐसे 3 जिलों के नाम जिनमें जाम्बी मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पहला है रायगढ़, दूसरा रत्नागिरी, तीसरा सिंधुदुर्ग। सातवां सवाल है, ऐसे 3 जिलों के नाम लिखिए जहां की साहिली पट्टी पर सैलाबी मिट्टी पाई जाती है। तो जवाब है यहाँ पर ऐसे 3 जिलों के नाम जिनके साहिली पट्टी पर सैलाबी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे पहला है मुंबई शहर, दूसरा है मुंबई मुजफ्फर, तीसरा है पालघर। आठवां सवाल है, ऐसे 3 जिलों के नाम लिखिए जहां जर्दी माइल मटियाली मिट्टी पाई जाती है। तो जवाब है यहाँ पर पहला है कि पूना में पाई जाती है ऐसी मटियाली मिट्टी, दूसरा नासिक में, तीसरा सतारा में। 9वां सवाल है कि ऐसे 3 जिलों के नाम लिखिए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे 3 जिलों के नाम है जहां काली मिट्टी पाई जाती है, पहला है जलगांव, दूसरा है जालना, तीसरा है नांदेड़। तो ये सभी जगहों को आप इस यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये सब जगहों के नाम आपको आसानी से यहाँ पे ढूंढने पे पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 4, मिट्टी के हवाले से दर्जे से जदुल मुकम्मल करिए। तो जवाब यहाँ पे जो जदुल है वो उसमें हमें बताना है अमल, उसके असरात और जरखेजी बढ़ती हुई है या कम होती हुई है, हमें ये भी बताना है। तो सबसे पहले अमल क्या है? पुश्ते तामीर करना। तो उसके असरात क्या है? जरखेज मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर नहीं जाती, तो यहाँ पर उसके हमें जरखेजी उससे क्या होती है? बढ़ती है। अब दूसरा अमल क्या है? दरख्त लगाना। पहले आपने पुश्ते तामीर करना है, दूसरा अमल क्या करना है? दरख्त लगाना है। दरख्त लगाने से असरात क्या होते हैं कि हवा के बहने की रफ्तार में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है, और जरखेजी यानी जो उगने का जो काम होता है वो तेजी से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे अमल क्या करना है? कुछ अरसे के लिए जमीन खाली छोड़ दी जाए तो क्या होता है? जमीन की जरखेजी कायम रहती है और जरखेजी बढ़ जाती है। और अमल यहाँ पर क्या है? नामियाती खादों का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे असरात क्या होंगे? ह्यूमस का तनासुब बढ़ जाता है और जरखेजी बढ़ जाती है। अब अमल यहाँ पर क्या है? ढलवान की सिमत मुतवाजी नालियां खोदना। तो यहाँ पे उसका ढलवान से आने वाले पानी की रफ्तार कम हो जाती है और मिट्टी की जीज रुक जाती है और जरखेजी बढ़ जाती है। तीसरा अमल है यहाँ पे आखिरी मतलब अगला अमल है खेतों में सड़े गले पत्ते जलाना। तो यहाँ पर है उसका असरात क्या होंगे कि मिट्टी में राख का तनासुब बढ़ जाता है और जरखेजी कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर कम हो जाती है। अब यहाँ पर अगला अमल है हद से ज्यादा आबपाशी। तो असरात क्या होंगे? मिट्टी में नमकीनियत का तनासुब बढ़ जाता है और जरखेजी कम हो जाती है। अब अगला अमल है केमियाई खाद का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना। तो असरात क्या होंगे? मिट्टी में खुर्दबैनी जानदारों का तनासुब और उसके नतीजे में ह्यूमिस का तनासुब कम हो जाता है, जरखेजी भी कम हो जाती है। अब अगला अमल है यहाँ पर नामियाती खादों का इस्तेमाल करना और उसके असरात होते हैं कि खुर्दबैनी जानदारों को कुव्वत बख्श अज्जा मिलते हैं जिससे जरखेजी बढ़ती है। तो ये यहाँ पे हमने जदुल मुकम्मल कर दिया। अब अगला यहाँ पे आजादाना जवाब वाला सवाल है। तो आइए गौर करें, दरसी किताब का सिफा नंबर 44 का है ये सवाल। साइम और मरियम ने ऐसा महसूस किया कि उनके खेत में खूब फसल पैदा होती है लेकिन खेत के कुछ हिस्से में बहुत ही कम पैदावार होती है। उनका सबब तलाश करने में उन्हें क्या
मशवरा देंगे आप? तो जवाब है, खेत के कुछ हिस्से में फसल के बहुत कम पैदा होने के सब असबाब तलाश करने के लिए दर्जे झेल मशवरा दूंगा। पहला, इस बात की जांच की जाए कि खेत के जिस हिस्से में फसल पैदावार बहुत कम हुई है वहां की जमीन काली या जरखेज कसदार है या मोटी खुश्क है कि बंजर है। दूसरा है यहाँ पर पॉइंट कि इस बात की जांच की जाए कि खेत के जिस हिस्से में फसल बहुत कम होती है वहां फसलों को भरपूर पानी मिलता है या नहीं। तीसरा पॉइंट है, इस बात की जांच करें कि खेत के जिस हिस्से में फसल की पैदावार बहुत कम होती है इस हिस्से में मुनासिब मुकदार में नामियाती खाद का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। अब जुबानी आजमाइश है आपके लिए, ये एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल। तो सवालों के जवाब सिर्फ आपको लफ्जों या एक जुमले में दीजिए। तो ये दरसी किताब का सिफे पे 39 सिफे पे ये सवाल है। सवाल पहला है कि मिट्टी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं। दूसरा है, मिट्टी की तश्कील के दौरान गैर हयाती अज्जा कहाँ से आए हैं। तीसरा है, मिट्टी का तनु किन अज्जा पर मुनसर है। अब यहाँ पर आपको मुजाहरा करना है। अमल कीजिए। दरसी किताब का सिफा नंबर 42 पर दी गई शक्ल 7.3 में दिखाए गए तरीके से दर्ज झेल अमल कीजिए। ये दरसी किताब का सिफा नंबर 42। पहला है कि मिट्टी की 2 टेकरियां बनाएं। दूसरा है कि इनमें से एक टेकरी में गेहूं या कोई भी पौधे उग आए ऐसे बीज डालिए। तीसरा है कि 4-5 दिनों तक इस टेकरी पर थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। चौथा है, पौधे उगाए आने के 5-6 दिनों बाद दोनों टेकरियों पर झाड़ी से पानी डालिए और मुशाहिदा कीजिए। यानी मिट्टी का आपको क्या करना है, एक छोटी छोटी सी, देखिए आप दरसी किताब में सिफा नंबर यहाँ पर 39 पे दे रहा है कि 42, 39 और 42 पे बोल रहा है कि देखिए उस तरह से आपको अमल करना है। बच्चों यहाँ पर सरगर्मी है आपके लिए। पहला है सवाल, मिट्टी की जांच की मरकज का दौरा कीजिए और वहां जारी कामों का मुआयना करके उनका अंदराज कीजिए। दूसरा सवाल है, घर में या अपनी सोसाइटी में कंपोस्ट खाद यानी नामियाती खाद तैयार कीजिए। तीसरा है, अपने इतराफ के पानी रोकिए, पानी जज्ब कीजिए, मंसूबे की सैर करके मालूमात हासिल कीजिए और उसका इंदराज कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ये सब आपको अपने आप से अपने ओन से करना है, लेकिन कंपोस्ट खाद कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में मैं आपको जुबानी बताती हूँ कि आप क्या करिए। जो अंडे के छिलके बचते हैं उन्हें, सब्जियों के छिलके जो बचते हैं वो, और नारियल के ऊपर का जो कड़क वाला हिस्सा होता है ना, वो पिसा हुआ भी मिलता है रेडी, उन सभी को मिलाइए और मिट्टी भी मिला लीजिए उसी में। ये कंपोस्ट खाद तैयार होती है और इसको इस तरह से उगाने में इस्तेमाल की जाती है। इसी को कंपोस्ट खाद, नामियाती खाद कहते हैं। तो ये आपको खुद से करना है, तो एक बार करके देखिए, ये बहुत अच्छा अमल है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही हिम्मत और बहुत ही खुशी होती है कि बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं। और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे सवाल जवाब बताने से वो अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।